हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल की क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात की थी और हमने उसके अंदर नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देखा था। उसमें हमने थिंकर्स के बारे में बात की थी और बात की थी कि ज्योग्राफी की ब्रांचेज, ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेज, सब ब्रांचेज कौन सी हैं जिनके अंदर एक ज्योग्राफर के तौर पे आगे आप अपने फ्यूचर की संभावनाएं देख सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो जो कि हमारा है पॉपुलेशन और वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो समर्थ एग्जाम प्रेप के ऊपर आप बने रहिए और इसकी जो ऐप है उससे भी जुड़िए ताकि आप आगे की जो अपडेट्स हैं और जो संबंधित दस्तावेज है, जो इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम उस पर समय समय पे अपलोड करेंगे, तो उसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो चैप्टर पे आने से पहले मैं आपको एक बार फिर ब्रीफ में बताना चाहूँगा कुछ बातें कि जैसे कि पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमारी रणनीति, हम पहले बात करते हैं कि इसमें सवाल किस तरीके के आएंगे, इसमें कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे वही फैक्चुअल और कुछ कंसेप्चुअल। फैक्चुअल में बात रहेगी जैसे कि हम पॉपुलेशन की बात करें तो जैसे टॉप 3 कंट्रीज या टॉप 4 कंट्रीज पूछ ले, उसकी हायरार्की बनवा ले कि इसको हायरार्की में जमाइए, या लिस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज की एक हायरार्की बनवा ले, या रीजन्स दे दे, डेंस पॉपुलेटेड, लेस पॉपुलेटेड, इस सीक्वेंस में उनको दे दे और आपस में उनका मिलान करवा ले, या उनसे रिलेटेड कोई कंसेप्ट्स दे दे। इस तरीके के क्या है आपसे सवाल इसके अंदर पूछे जाएंगे। आपने एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस देखे होंगे, आपने उसमें देखा होगा कि ज्यादातर सवाल इसी तरीके के पूछे गए हैं कि सबसे अधिक घनत्व कौन से देश के अंदर है, सबसे कम घनत्व कौन से देश के अंदर है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साथ में इसी पीपीटी के अंदर मैंने कुछ चीजें आपके लिए कंसेप्ट बिल्डिंग करने के लिए और कुछ जैसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो एडिशनल भी आपके सिलेबस के हिसाब से इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। साथ में रही बात फर्दर क्वेश्चंस की, तो वो हम आपको साइट पे, ऐप पे या लिंक के नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो चीज आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। पहले हमने इसमें बात की थी कि हमें लगातार पैशन और पैसेंस बनाए रखना है। पैशन की का काम करेंगे हम और पैसेंस बनाए रखेंगे आप। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला है चैप्टर है उसकी जो शुरुआती लाइनें हैं, इसमें एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा। अगर आप कोई भी डोमेन का सब्जेक्ट लेते हैं और उसे उसके एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं एक लंबे एक्सपीरियंस के साथ आपको एक बात बताता हूं कि एनसीईआरटी को रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाली जो हैबिट है वो आपको बनानी पड़ेगी। एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्सेज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी के किसी भी बॉक्स को आप, जिस भी डोमेन के हैं, किसी भी बॉक्स को आप अदरवाइज ना लें, उसको अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि बॉक्सेज के ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और अब इस कंपटीशन में विशेष रूप से आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप चीजों को किस तरीके से रिलेट कर पाते हैं। तो जो फिगर्स हैं और जो बॉक्सेस दे रखे हैं उनके ऊपर आप क्या करें, फोकस करें। तो जो हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली बात करता है मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप की, और ज्योग्राफी और ओवरऑल बात करती है रिसोर्सेज की। और एक आदमी के बारे में बात क्यों की जाएगी? अगर वो रिसोर्स होगा तो उसके बारे में बात की जाएगी। तो किसी भी देश की पॉपुलेशन को उसके रिसोर्स के तौर पे लिया जाता है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरफ जा रहा है, यानी हमारे पास एक युवा पॉपुलेशन है जो कल को क्या प्रोडक्टिविटी के अंदर बदलेगी। तो हम दुनिया के अंदर एक फ्यूचर पावर समझे जा रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में या इसी संदर्भ में आपको क्या है, पॉपुलेशन को देखना है, और जो चैप्टर है उसकी स्कीम है इसी संदर्भ में बनाई गई है। द पीपल ऑफ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। देख लीजिए एनसीईआरटी की पहली लाइन यहीं से शुरू होती है और नीचे आप वाल्डो एमर्सन की ये लाइन देखेंगे, नॉट गोल्ड बट ओनली वुमन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रोंग। ये आप ये लाइन देख रहे हैं कि गोल्ड है, गोल्ड नहीं है। और एक एनसीईआरटी की एक ब्यूटी और देखिए, इन्होंने ये मैन भी लिख सकते थे या सिर्फ यहाँ पे विमेन भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको वुमन लिखा है, यानी एक जेंडर न्यूट्रलिटी की बात है। यहाँ पर आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो आपकी थॉट्स के अंदर भी ये चीज होनी चाहिए कि कोई भी चीज है, एक पिछले लेक्चर में भी मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बात की थी, देयर इज मोर इन माइंड देन इन लैंड। और कोई भी चीज रिसोर्स होती नहीं है, हमारा दिमाग है उसे रिसोर्स बनाता है। तो हम
अपने आप में रिसोर्स हैं या लाइबिलिटी हैं, ये इस बात पे तय करेगा कि हम अपने आप को फर्दर अपनी कैपेसिटीज को कितना एनरिच करते हैं। अपनी फर्दर कैपेसिटीज एनरिच होंगी जब आप अच्छी संस्थाओं से जुड़ेंगे, यानी कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जाएंगे और आगे फर्दर स्टडीज में अपने सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन लेंगे। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया, कि जो पॉपुलेशन है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एरिया का जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है उसको जानने में हमारी सहायता करती है। अब बात आएगी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी एरिया के अंदर सेक्स रेशियो क्या है, डेंसिटी क्या है, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं। जैसे अपन देखेंगे कि जापान के अंदर क्या है, एज्ड लोगों की संख्या बढ़ती जा रही, जो उनके लिए क्या है, एक चिंता का सबब है। बहुत से देश ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, एज्ड लोगों की संख्या ज्यादा है। यहीं पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एज्ड ग्रुप और जो 14 से कम साल के बच्चे होते हैं उनको क्या है, डिपेंडेंट माना जाता है। डिपेंडेंट होते हैं मतलब वो अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो उनको प्रोडक्टिव ग्रुप नहीं माना जाता और उनकी संख्या बढ़ना किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। और जो वर्किंग जो ग्रुप होता है वो आप ये मान के चलिए कि 20 से लेकर 59 तक, जब आदमी रिटायर होता है तब तक के लिए जो वर्किंग एज होती है, और उसके अंदर आदमी क्या है, मोस्ट प्रोडक्टिव होता है। शुरू में उसके अंदर एक जोश होता है, बाद में उसमें अनुभव होता है, और दोनों चीजें मिलकर वर्क वंडर्स करती हैं किसी भी देश के लिए, इकोनॉमी के लिए। फिर हम देखेंगे इस पैटर्न के अंदर, इसको मैं आपको थोरली समझा देता हूं मोटी मोटी तौर पे, कि आप एक बात देखिए कि अपन अगर भारत की बात करें या किसी भी एक रीजन की बात करें तो पूरे देश के अंदर हमारे पॉपुलेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। या एक छोटे से अपने गांव की या कस्बे की आप बात ले लीजिए, सभी जगह बराबर बसी हुई नहीं है। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर भी सभी जगह बराबर बसी हुई नहीं है। उसके कारण क्या है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके इकोनॉमिक कारण भी है, पॉलिटिकल कारण भी है, पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमारे को सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि उसके पीछे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात हम करें तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स उसके पीछे हैं कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि थार का डेजर्ट है अपने यहाँ पे, या हिमालय है, लद्दाख का रीजन है, या सहारा डेजर्ट है, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर मंगोलिया के अंदर गोबी का डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर विक्टोरिया सिम्पसन डेजर्ट है, तकला मकान डेजर्ट है, और ऊपर चले जाएं तो टुंड्रा का रीजन शुरू हो जाता है। तो वो बहुत ही ज्यादा वहां पे वर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो कि आदमी के लिए वहां पे रहना क्या है, नॉर्मली उसके लिए आसान नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि कई बार कई फैक्टर्स होते हैं जो क्या है ऐसे एडवर्स रीजन को भी पॉपुलेटेड बना देते हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कूलगार्डी और कालगुडी नाम के दो शहर हैं जो कि डेजर्ट के अंदर बसे हुए हैं, लेकिन वो बहुत पॉपुलेटेड हैं। कारण है वहां पे सोने के खाने हैं। तो ऐसा अगर उसके पीछे कोई ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक या सोशल कल्चरल कोई एस्पेक्ट हो तो कई बार सिचुएशन चेंज हो जाती है। अदरवाइज मैन इज ए इकोनॉमिक क्रिएचर कह सकते हैं हम उसको, कि आदमी क्या है आर्थिक तरीके से सोचता है, तो वो उसके लिए जो बेस्ट जो सिचुएशंस होती है, बेस्ट कंडीशंस होती है, आदमी वहीं पे क्या है ज्यादा अपना निवास करना पसंद करता है। अब आपके सामने ये मैप है, आप इसको देखिए कि एक में डेंसिटी दिखाई गई है, एक के अंदर क्या है डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन दिखाया गया है। हम डेंसिटी की अगर बात करें तो देखिए ये रीजन है, इसे आप देख के पहचान गए हैं कि ये इंडिया का रीजन है। इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंटल या दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र भी बोला जाता है। ये क्षेत्र है, ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बसे हुए क्षेत्र में है, विकासशील क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या है मानसूनी जलवायु है और अच्छी कंडीशन है रहने के लिए, क्योंकि लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति अच्छे से हो जाती है। तो ये हिस्टोरिकली भी अपन देखेंगे कि जो सिविलाइजेशन थी, ये रीजन आप देख रहे हो पूरे अफ्रीका के अंदर डेंस पॉपुलेटेड रीजन है मिस्र, यहाँ पे मिस्र की सिविलाइजेशन थी। ये रीजन है, ये मेसोपोटामिया का रीजन है, यहाँ पे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी। ये रीजन है ये इंडिया का, तो ये इंडिया के अंदर सिंधु सभ्यता वाली जो सिविलाइजेशन थी। तो हिस्टोरिकली ये रीजन और कल्चरली ज्योग्राफिकली जो रिच रहने का कारण थे कि ये ज्योग्राफिकली अपने आप में बहुत ही पोटेंशियल वाले रीजन थे। आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं यही चीज दिखती है, और अब आपके सामने नक्शे में साफ ये बात हो जा रही है कि अफ्रीका का ये सहारा डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, दोनों साथ साथ, ऊपर ये पूरा साइबेरिया का रीजन, और ये इधर ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का का क्षेत्र, और दक्षिणी अमेरिका में ये अमेजन जो फॉरेस्ट का ब्राजील का क्षेत्र है। ये बहुत ही एडवर्स या मैं कहूँगा कि पसंद ना आने वाली क्लाइमेट और दशाओं वाले क्षेत्र हैं, इसलिए ये बहुत ही कम बसे हुए क्षेत्र हैं। लेस देन 1 इनकी डेंसिटी है। और जो अदर रीजन है जिसको अधिकांश में अपन रख सकते हैं, तो अधिकांश वाले की अगर अपन बात करें तो
अपना अधिकांश रीजन अपन बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 11 से 50 तक बसा हुआ क्षेत्र है, लेकिन पैचेज के अंदर ही सारी चीजें हैं। एक हायरार्की में हमें सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। तो आपका सवाल कैसे बन सकता है? सवाल ऐसे बन सकता है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वो दे देगा कि दुनिया के अंदर जनसंख्या के वितरण के अंदर एक समानता या एक नियमितता दिखती है, एक कंटिन्यूटी दिखती है। तो क्या आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरी बात, सवाल को पढ़ते टाइम इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है कि सवाल के अंदर पूछा क्या गया है। कई बार ऐसे देगा क्वेश्चन के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, इनकरेक्ट कौन सा है, और सारे करेक्ट दे देगा, 3 के 3 ऑप्शन, और चौथा दे देगा नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव ही हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम केवल, ओनली, कोई नहीं, सिर्फ या उपयुक्त सभी, ऐसे जो स्टेटमेंट है उसको पहले अंडरलाइन कर लेना है। और ऐसी चीज के ऊपर हमें क्या है, कॉन्शियस हो जाना है। ऐसी चीजें क्या है, एग्जामिनर ऐसी चीजों के माध्यम से हमसे क्या है, एग्जाम के अंदर गलती करवाता है। अब डबलिंग ऑफ देख रहे हैं हम यहाँ पे कि ओवर 100 ईयर्स यूरोप का रीजन है जहां पे अब क्या है, ओवर 100 ईयर्स डबलिंग हो रही है पॉपुलेशन की। क्यों? क्योंकि ये इसने शुरुआती दौर में इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुआ था उसमें अपना एक पीक था, उसको प्राप्त कर लिया। अब ये डेवलप्ड कंट्रीज हो गए, और डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहां पे लोगों के पास एजुकेशन है, सारी चीजें हैं। उनको जब भाई बच्चा करना होता है तो वो 2 बार सोचते हैं कि इस बच्चे को हम कल को फ्यूचर क्या दे पाएंगे। वो ये सोचते हैं कि अगर ये एक और बच्चा कर रहे हैं तो हमारी संपत्ति किस तरीके से बढ़ जाएगी। तो वो क्या है, बहुत अलग लॉजिक तरीके से सोचने लग जाते हैं। इसलिए आगे हम देखेंगे कि अगर जनसंख्या को कम करना है तो लोगों को शिक्षित करना उसमें एक बड़ा पक्ष हो सकता है, क्योंकि एक शिक्षित आदमी आज की नहीं, आने वाले कल के बारे में भी सोचता है, अपनी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचता है। और ये जो पूरा ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि लेस देन 21 ईयर डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन वाले एरिया वो हैं जो जहां पे एजुकेशन और जो कल्चरल रीजन है वो फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे अरेबियन पेनिनसुला है, अफ्रीकन रीजन है, यहाँ पे क्या है, ट्राइबल्स हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, पॉवर्टी है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, एक फैक्टर का काम करती है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल दुनिया के अंदर ग्रोथ रेट के अंदर सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला कॉन्टिनेंट है। आप इन छोटी छोटी बातों को बीच में अपनी बुक में अंडरलाइन करते रहिए, या इनको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि सीधी स्टेटमेंट के तौर पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाने वाली है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं। और बाकी आप मोस्ट ऑफ वर्ड को देखें तो इस टाइम पे देख रहे हैं कि आप 41 से 100 साल की फेजेज में जा रहे हैं। इंडिया है वो अभी किस में है, 31 से 40 साल की फेज में है, क्योंकि हम भी विकासशील कंट्री हैं और हमारे यहाँ भी अभी लिटरेसी रेट और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे क्षेत्रीय असमानता है, रीजनल डिस्पैरिटी जिसको बोलते हैं, ऐसी बहुत सी पॉवर्टी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से अभी हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल एक चैलेंज बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली मिलेंगी, और कुछ मैंने इसके अंदर क्या है, एक विजन के हिसाब से कि इसके आसपास जो पूछी जा सकती है वो मैंने आज इस स्लाइड के अंदर जो आपके लिए जोड़ दी है। कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है कि भाई आप सीधा समझो कि भारत के संदर्भ में देखो, भारत के अंदर क्या है, हर 10 साल में जनसंख्या की गणना की जाती है। जनसंख्या की गणना के जो 2 टाइम दिए हैं ना, उन 2 टाइमों के बीच में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, वो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। सिंपल शब्दों में समझना है, इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम जो पॉपुलेशन की जो संख्या बढ़ रही है वही ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। और ग्रोथ रेट क्या है? जब इसी चीज को हम परसेंटेज में दिखा दें तो ये क्या है, ग्रोथ रेट है। रेट से सीधी सी बात है, वो परसेंटेज की बात कर रहा है। तो आपको ऐसे शब्दों को भी पकड़ लेना है जो कि आपके उत्तर को निकालने में आपकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि इंक्रीज बाई डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ्स इन ए पर्टिकुलर रीजन। जनसंख्या जो बढ़ रही है, आपको क्या देखना है, लोग जन्म ले रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, और उसकी रेशियो को निकाल के अब आप देखेंगे कि अगर ज्यादा लोग जी रहे हैं और कम लोग मर रहे हैं तो जनसंख्या की तेजी से वृद्धि हो जाएगी। बराबर लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, तो जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाएगी। और लोग क्या है, मर ज्यादा रहे हैं और जिंदा कम रह रहे हैं तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक भी हो सकती है, जैसा कि कई विकसित देशों के अंदर अब ये चीज देखने को मिल रही है। नेचुरल ग्रोथ की अगर बात की जाए तो बर्थ में से क्या है, हम डेथ को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और एक्चुअल अगर ग्रोथ की बात की जाए, देखो आपको एक बात और समझाना चाहूंगा कि जैसे अब जयपुर शहर है, जयपुर शहर में ये थोड़ी है कि जयपुर शहर के लोग हैं यही लोग अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर के लोग भी अपनी संभावना तलाशने के लिए आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा भी होता है कि वहां से बाहर भी जा रहे हैं। ऐसे ही किसी क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वहां पे बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वहां पे माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन कितना
हो रहा है। माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन की बात हम आगे करेंगे, अभी बता देता हूं कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात की जाए कि जब ये ग्रोथ रेट है, जन्म दर जब मृत्यु दर से अधिक हो जाए तो क्या है, ग्रोथ रेट हाई चली जाती है। उसके कारण क्या होते हैं, हमने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर लिया हो, मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर के अंदर क्या हो, कमी कर दी हो, इन सब चीजों से क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दी हो, मतलब जो जन्म प्रत्याशित जीवन आयु जिसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो हमने बढ़ा दी हो, तो इन सब चीजों से क्या होती है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाती है, पॉजिटिव में चली जाती है। नेगेटिव में जाती है तो क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। अब ये कुछ टर्म्स हैं। अंडर पॉपुलेशन क्या होती है? अंडर पॉपुलेशन होती है, सिंपल शब्दों में समझो, ये एक टर्म है, वैसे तो काफी बड़ी इस पे बातें हो सकती है। आपके पास एक 50 बीघा का खेत है और आपके पास काम करने वाले 2 लोग हैं, तो क्या आप उस 50 बीघा के खेत के फुल जो पोटेंशियल है उसका यूटिलाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मैन पावर है, जो मैन रिसोर्सेज हैं, वो पर्याप्त नहीं है। यही अंडर पॉपुलेशन है। ओवर पॉपुलेशन क्या है? आपके पास 1 बीघा जमीन है और आपके पास आपकी फैमिली में 10 मेंबर हैं, तो वो 1 बीघा जमीन के अंदर क्या होगा, आपके उसके अंदर फैमिली के अंदर, कि वो सारे लोग के लिए वो पर्याप्त नहीं रहेगी, उस 1 बीघा जमीन के ऊपर ओवर प्रेशर बन जाएगा। यही क्या है, ओवर पॉपुलेशन है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है कि एक गिवन एरिया के अंदर उसको फुली उसको यूटिलाइज करने के लिए जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए उतनी पॉपुलेशन है, तो वो क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। ये तीनों कंसेप्ट किस संदर्भ में देखी जाती है? एक चीज होती है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कि एक आदमी अपने जीवन के लिए कितनी चीजें इस्तेमाल करता है और उसको उसके लिए कितना क्षेत्र चाहिए, उसी से कंसेप्ट निकल के आती है अर्थ ओवरशूट। आज हम देख रहे हैं कि एक आदमी को जितनी चीजें चाहिए उससे ज्यादा चीजें क्या है, एक आदमी के पास उससे ज्यादा जमीन या उससे ज्यादा क्षेत्र क्या है, एक आदमी अक्वायर कर रहा है। उसकी उसकी जो जरूरतें हैं, उसकी जो चीजें हैं, वो उतने क्षेत्र के अंदर क्या है, पूर्ति नहीं हो पा रही। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो अर्थ है वो कम पड़ जा रही है, हमारी सस्टेनेबिलिटी है वो कम हो जा रही है। तो डू यू रियलाइज दैट सेम पर्सन इज बोथ एन इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट? भाई बात ये कह रहा है कि आप समझ सकते हो कि एक ही आदमी अप्रवासी और उत्प्रवासी दोनों हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? भाई आप अपने शहर से दूसरे शहर के लिए गए, अपने शहर के लिए आप उत्प्रवासी हो गए, यानी क्या हो गए, अपने शहर के लिए आप हो गए क्या टर्म इन्होंने यूज की थी, एमिग्रेंट हो गए, और जहां पे आप गए उस शहर के लिए आप इमिग्रेंट हो गए, यानी उनके जिस शहर में आप गए वहां के लिए आप अप्रवासी हो गए, जहां से आप गए उसके लिए आप उत्प्रवासी हो गए। तो एक आदमी दोनों हो सकता है। ये स्टेटमेंट के तौर पे आपसे क्या है, सवाल में एक स्टेटमेंट के तौर पे आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल के अंदर पूछा जा सकता है। इस चीज पे क्या है, आपको ध्यान रखना है और आपको गौर से इस चीज को पढ़ना है। आदमी जाता है, आता है, तो कोई भी एक बात है कि कोई ना तो अपनी मर्जी से आता है ना जाता है, तो कुछ कारण होते हैं, उन कारणों पे भी हम चर्चा करेंगे। ये हमारा पूरा जो सिलेबस है, इसको मैंने आपके लिए क्या है, एक माइंड फ्लो चार्ट बनाया है, जिससे आप क्या इसको बेहतर तरीके से समझ पाओ, आपको रिवीजन करने में भी इससे हेल्प मिलेगी। तो ये पूरा अपना सिलेबस है, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ड, ये अपने बात कर ली है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की हमने लगभग बात की है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसकी हम बात करेंगे अब। और पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करेंगे। व्हाई पीपल माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम लास्ट में बात करेंगे कि जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जाए, क्योंकि ये आज एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती और एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमें हेल्प करता है, हमने पहले भी देखा था, ये हमें हेल्प करता है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए। अब आपके लिए मैंने इस चीज को यहाँ पे डाल दिया है। जेंडर, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज क्या है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपको सवाल बना के दे सकता है कि इनमें से कौन सी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, चारों है कि नहीं है, इस तरीके से आपसे सवाल बना सकता है। जो भी संभावित सवाल है मैं बता दूंगा, और वो मैंने आपके लिए जितना ब्रॉडर हो सकता था आपके लेवल के हिसाब से उतना मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं कि जब आपको ये पता होगा कि यहाँ पे कितनी लोग रहते हैं, किस एज के हैं, किस तरीके के हैं, तो आप उसके बारे में जो फ्यूचर फर्दर प्लानिंग करते हो, गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ पे बच्चे कितने हैं, उनमें से पढ़े हुए कितने हैं, कितने कम पढ़े हुए हैं, कितने बच्चे जन्म के बाद कितनी उम्र में मर जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाएगी, नीतियां बनाएगी, वो किस तरीके से बनाएगी? वो नीतियां, वो योजनाएं गवर्नमेंट इसी हिसाब से बनाती है कि
जो उसके पास एक डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक का एक अच्छा चार्ट गवर्नमेंट के पास क्या है रहता है, जिससे क्या है उसको पता होता है कि किस वर्ग के लिए कौन सी योजना बनानी है, किस वर्ग को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस बात के ऊपर हमें डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक को समझने से इस चीज में हमें सहायता मिलती है। तो हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी और जो स्कीम है उसमें हमें क्या है सहायता मिलती है। और टर्न हेल्पिंग डेवलपिंग नेशंस, और डेवलपिंग जो नेशन है उनको वो अपना विकास और ज्यादा कैसे कर सकते हैं, इसमें भी उनको सहायता मिलती है। तो ये पूछ सकता है कि डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक क्या होती है और इससे क्या सहायता मिलती है। तो आपको पूछ लेगा गवर्नमेंट को योजना बनाने में सहायता मिलती है, बिल्कुल मिलती है। या एक इकोनॉमी है वो और ज्यादा बेटरमेंट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आजकल आप देखते हो बिग डेटा एनालिसिस होता है, उसमें अगर आप एक कोई चीज नेट पे सर्च करते हो तो अगली एड उसी से रिलेटेड आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो आपकी इस चीज को पहचान जाते हैं कि आपको किस तरीके की चीजें पसंद है, वो आपका एक डाटा एनालिसिस करते हैं। तो आपको एक नेशन के तौर पे भी अपनी जो सोसाइटी उसका डाटा एनालिसिस करना पड़ता है कि आपकी सोसाइटी की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो उसी से क्या कर सकते हैं आप अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हैं वो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, और टॉप 10 में से 6 कंट्रीज क्या हैं इसकी एशियन उसकी है कॉन्टिनेंट की, उसकी एक लिस्ट आप क्या है मेरे कहने से आप वो एक लिस्ट बना लेंगे और उस लिस्ट को क्या है याद रखेंगे, क्योंकि वो सवाल में पूछ सकता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो इसको क्या है इसकी कुछ चीजें बताई गई है क्या होती है। सबसे बड़ी बात तो इसको पहली बात तो यह है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखा जाता है, पर स्क्वायर किलोमीटर, और पीपल लिव इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ जो लैंड होती है उसमें कितने लोग रहते हैं, इस हिसाब से इसको देखा जाता है। टोटल पॉपुलेशन बटे में टोटल एरिया से इसको क्या है निकाला जाता है। और डाटा किसका लिया जाता है ये आपकी एनसीईआरटी में उसी तरीके से दी नहीं है, लेकिन ये पॉपुलेशन कलेक्शन फ्रॉम जो सेंसस से की जाती है, और लैंड एरिया जो म्यूनिसिपैलिटीज जो डाटा अवेलेबल करवाती है उससे इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको अगर काउंट किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो नॉर्थ जो वेस्टर्न जो पार्ट है किसका यूरोप का, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है किसका अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, और एशिया का साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, ये रीजन है ये डेंस पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। और लो पॉपुलेटेड जो डेंसिटी वाले जो रीजन है उनकी अगर हम बात करें तो जो पोल्स वाले रीजन्स हैं या डेजर्ट्स वाले जो क्षेत्र हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे रीजन क्या हैं डेंस पॉपुलेटेड हैं, क्योंकि वहां पे हमने पहले बात कर ली कि जो कंडीशंस है एनवायरमेंटल कंडीशंस है या जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस कह सकते हैं वो क्या है टफ है, सपोर्टिव नहीं है। अब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो हम फैक्टर्स में सबसे पहले देखते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। आपके अंदर आपकी जो बुक है आप उसमें जाइए, उसमें लिस्ट दे रखी है और आप उसको क्या करेंगे कंठस्थ कर लेंगे और यहां से बाद में रिवीजन कर लेंगे, लेकिन एक बार आप उसको कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि आपसे वहां से सीधा सवाल पूछ सकता है। ह्यूमन हैव नो कंट्रोल ओवर इट, ज्योग्राफी ये बात मानती है कि भाई आदमी क्या है इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा, किस तरीके से ज्योग्राफी ही इसको प्रभावित कर रही है, ज्योग्राफर्स का ये मानना है। किस तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो ये तय करता है कि किस एरिया के अंदर कितने लोग बसेंगे, यूज्ड बाय एवरीबडी, और पर्पज और जो ऑब्जर्वेशन है वो देखे जाते हैं कि भाई अपन देख रहे हैं कि जो रिवर एरिया है जो नदी घाटी के क्षेत्र हैं वो दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड एरिया है। क्यों है? क्योंकि वहां पर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन के लिए वाटर, इंडस्ट्री के लिए वाटर, हाउस होल्ड के लिए वाटर, वाटर इज एसेंशियल कमोडिटी। तो वो जब चीज वहां पे इजीली मिल जाती है तो उससे हम देख पा रहे हैं कि वहां पर रिच या हम कह सकते हैं कि डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। अगली हम बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की। अब एक बात करो आप कि बहुत ही उबड़ खाबड़ कोई जगह आपने देखी होगी, आपके यहाँ पे कोई पहाड़ी वाड़ी कोई पड़ती है, कोई डूंगर बोलते हैं, कोई पहाड़ी बोलते हैं, छोटे मोटे जो आपके पड़ते हैं, या कोई बंजर जमीन होती है कहीं, या अपन हिमालय में जाते हैं या अपन किसी डेजर्ट में घूमने जाते हैं, तो लैंड फॉर्म होता है ना, वो लैंड फॉर्म भी क्या है जो प्लेन होता है उसी के ऊपर क्या है हमने पहले देखा था ट्रांसपोर्ट क्या है, जैसे मानव शरीर के अंदर धमनियां है ना खून को पहुंचाती हैं, उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट भी एक चीज है सोसाइटी को सर्वाइवल के लिए। और जब लैंड फॉर्म इक्वल नहीं होता तो ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता, सोसाइटी अच्छे से जुड़ नहीं पाती, तो वहां पे लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कम हो जाती है। ये रीजंस दिए हैं। गंगेटिक प्लेन्स है मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है इंडिया के अंदर, आप समझ गए क्यों है। हिमालय है वो कम पॉपुलेटेड एरिया है, क्यों? क्योंकि भैया वहां पे एग्रीकल्चर की या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या है पॉसिबिलिटी कम है, रेल रोड बनाने की संभावनाएं कम है, इससे क्या है एम्प्लॉयमेंट कम है। जब आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, सारी चीजें नहीं मिलेगी, संभावना नहीं मिलेगी, तो अगर आप वहां पर हो तो आप मूर्ख से ज्यादा
कुछ भी नहीं हो। इसलिए ये आपके ऊपर भी लागू होती है कि अगर आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं, और अगर आप नहीं बनाए तो इसे जो बुद्धिमान लोग हैं इसे मूर्खता कहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। और क्लाइमेट, सोयल, ये जो चीजें हैं ये भी क्या करती हैं, प्रभावित करती है पॉपुलेशन किसी एरिया के अंदर। क्लाइमेट किस तरीके से करती है कि बहुत वर्ष क्लाइमेट है, जैसे आप देख रहे हो कि भाई लद्दाख के अंदर -40 डिग्री है, साइबेरियन रीजन है या सहारा का रीजन है, अल जजीरिया का क्षेत्र है सहारा के अंदर, तो आप देखोगे अल जजीरिया के अंदर क्या है, 59 तक टेम्परेचर चला जा रहा है। साइबेरिया के अंदर -59 तक टेम्परेचर चला जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आदमी जी नहीं पाएगा, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी जगह पे क्या है, क्लाइमेटिक रीजन से भी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, प्रभावित होती है। तो मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट बताना चाहूंगा कि विश्व की जो लगभग 60% पॉपुलेशन है, 60 से भी क्या 80% पॉपुलेशन है, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके बीच में ही पाई जाती है। उसका सीधा सा फैक्टर क्या है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कंपेरेटिवली क्या है, सहज है आदमी के लिए जीने के लिए। फिर आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स की। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स में हम बात कर लेंगे, मिनरल्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सारी चीजें हैं, ये भी प्रभावित करती है किसी एरिया के अंदर भाई संसाधन किस तरीके से पाए जाते हैं। जैसे कि अपने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया, या अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के खाने जहाँ सोना पाया जाता है, या ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या है संभावनाएं हैं। जैसे चिल्ली के अंदर भी खनन किया जाता है, बहुत सारे चिक्विकमाटा की खान है, विश्व की तांबे की सबसे बड़ी खान है चिल्ली के अंदर, वहां पे तांबे का खनन किया जाता है। तो उस एरिया के अंदर क्या है, कॉलोनीज बन गई हैं, लोग रह रहे हैं। क्योंकि देखो जब संभावनाएं आती हैं तो वो आदमी को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो आदमी क्या है, लाभ के लिए वर्स्ट कंडीशन में भी अपने लिए अनुकूलन ढूंढ लेता है। जब आपको लाभ हो रहा होगा तो सीधी सी बात, आप एक डेजर्ट के अंदर एसी लगा लोगे, अपना खर्चा निकाल पाओगे तो, और नहीं निकाल पाओगे तो आप नहीं लगाओगे तो आप सर्वाइव नहीं करोगे, वहां से पलायन कर जाओगे। तो यही चीज इकोनॉमिक फैक्टर्स के तौर पे भी काम करती है। एक बात होती है कि जैसे पॉपुलेशन, आप एक बात बताओ कि आप कहीं घूमने गए हो, आप अकेले अकेले थोड़ी दूर घूमोगे, लेकिन एक समय के बाद आपको लगेगा यार ये उधर कुछ लोग हैं, उधर चलते हैं। जैसे कहा जाता है कि पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी या मनी बिगेट्स मनी, उसी तरीके से पॉपुलेशन बिगेट्स पॉपुलेशन। अगर कोई एरिया डेंस पॉपुलेशन पॉपुलेटेड है, जैसे सिटीज होती है, तो वो और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। लोग सोचते हैं कि यार चलो वहां चल के रहते हैं, क्योंकि वहां पे धीरे धीरे क्या है, बाजार और सारी संभावनाएं एक जगह पे आ जाती है, एक हब बन जाता है। तो वो पूरी पॉपुलेशन की डेंसिटी का क्या है, कारण बन जाता है। ये इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स है उनके ऊपर बात कर ली है। इसको आप देख लीजिए, आपके जो बुक के लेवल की थी वो चीजें मैंने बता दी हैं, आप इसको थोड़ा सा फर्दर देख सकते हैं। जैसे इंडिया के उसमें भी देखिए कि पेनिनसुलर प्लेटू है, जैसे छोटा नागपुर का पठार, किसकी वजह से, खनिजों की वजह से, आयरन ओर और ये चीजें मिलती हैं। ये सारी चीजें इकोनॉमिक जो फैक्टर होते हैं ये उसको प्रभावित करते हैं। साथ में हम बात करेंगे कल्चरल फैक्टर्स के बारे में। तो कल्चरल फैक्टर भी होते हैं कि जो यहाँ पे, हाँ, कल्चरल फैक्टर्स हैं कि भाई किसी एरिया के अंदर किस तरीके की कल्चर्स हैं। जैसे डेवलपिंग नेशंस हैं, शिक्षा कम है, या जैसे इंडिया की रेफरेंस में बात करें तो इंडिया में क्या है, बालिका भ्रूण हत्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया है, तो कोई समस्या होगी इसीलिए चलाया है। या चाइल्ड मोर्टिलिटी, मदर मोर्टिलिटी रेट ज्यादा है, उसका कारण क्या है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर, इन चीजों पे क्या है, उस एज के विशेष के अंदर ध्यान नहीं दिया जाता, या बाल विवाह कर दिया जाता है। तो ये ऐसी कल्चरल हैबिट होती है जो भी क्या करती हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ को, इन चीजों को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे कि भाई हमारी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जैसे सेक्सुअल जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर क्या बात नहीं की जाती, और एक लेवल के बाद क्या है, आपको सेक्सुअल अवेयरनेस होना, सेक्सुअल जो बातें उनके बारे में पता होना जरूरी है। तो जब एजुकेशन सिस्टम में या फैमिली में या सोसाइटी में उन पर बात नहीं की जाती, तो जिन चीजों के बारे में बात नहीं की जा रही वो एक समय के बाद क्या, एक टैबू का रूप ले लेती है, एक प्रॉब्लम बन जाती है, और उनको फिर बाद में इरिडिकेट करना प्लानिंग के लिए भी, एक देश के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वो रूढ़ी में बदल जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगला चैप्टर था पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो भाई पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है एक पीरियड ऑफ टाइम में, वो हमने वहां पे देख लिया था। बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ये तीनों चीज है, ये इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपके लिए स्लाइड इसलिए बनाई है ताकि आप सीधा एक बार इसको देखें और रिवीजन करके सीधे चले जाएं, तो आपकी मोटी मोटी चीजें क्या है, दिमाग में रहे। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमने बात की। सीधा जीने मरने की बात करें कि मैं तेरे लिए जी जाऊंगा, तू मेरे लिए मर जा, तो वो तो क्या है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। वो है कि भाई कितने लोग किसी एरिया में जी रहे हैं, कितने लोग किसी एरिया में मर रहे हैं। पर इमिग्रेशन और आउट जो माइग्रेशन है, जब उसको भी देखा जाता है और बर्थ और डेथ को भी साथ में काउंट किया जाता है, तब क्या है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसी एरिया की
पता चलती है। पॉजिटिव ग्रोथ हमने बात कर ली, जब बर्थ ज़्यादा हो और डेथ क्या हो, कम हो। और नेगेटिव ग्रोथ हमने बात की थी कि जब क्या हो, बर्थ कम हो और डेथ ज़्यादा हो। कारण क्या रहेंगे? कारण कहेंगे भाई हेल्थ फैसिलिटीज़ का कम होना, एजुकेशन का कम होना, वो सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब कह रहा है कि भाई एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाता है? ये हो आप, ठीक है, आप एक जगह पे हो, वहां पे आपको क्या है, पुश फैक्टर पुल फैक्टर, इसके ऊपर एक सवाल आएगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लो, इस पे एक सवाल आएगा माइग्रेशन के कारण। तो इसमें दो कारण होते हैं, पुश फैक्टर पुल फैक्टर। पुश फैक्टर होता है जो आपको धक्का देता है। धक्का कौन देता है? जो आपसे नफरत करता है। नफरत कौन करता है? मतलब जो आपको पसंद नहीं है, समझ गए। पुल फैक्टर कौन होता है? जो आपको खींचता है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, वो वाला साथी। पुल फैक्टर कौन सा होता है? जो आपको संभावनाएं दिखाता है, आपको एक वादा करता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। इसके अंदर क्या होता है? बेटर अपॉर्चुनिटीज होती है, लिविंग कंडीशंस क्या होती है, अच्छी होती है, पीस होती है, स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है लाइफ और प्रॉपर्टी की, और एम्प्लॉयमेंट की बेटर कंडीशंस, प्लीजेंट क्लाइमेट होता है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है? पुल फैक्टर होता है। वो क्या है? जनसंख्या को अपनी तरफ खींचता है। पुश फैक्टर वही बिल्कुल कि मैं तुम्हें बिल्कुल फुटी आंख भी नहीं सुहाता जो आदमी, वो वाला पुश फैक्टर होता है कि भाई मैं मर जाऊंगा पर तेरे साथ नहीं रहूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल जो एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है वो चीज, और अनप्लीजेंट क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर, इस तरीके की जो चीजें होती है वो क्या है? पुश फैक्टर होती है। आपको बिल्कुल इसको क्या करना है? याद कर लेना है। तो आपके लिए पुल फैक्टर क्या है कि हम भाई बाहर जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम अब्रॉड जाएंगे, सब्जेक्ट के अंदर अपनी पहचान बनाएंगे। और आपके लिए पुश फैक्टर क्या है कि भाई हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्या है, हमें बेटर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, सारी चीजें एक साथ नहीं है, या हमारी जो फैकल्टीज है वहाँ पे टाइम पे नहीं आ रही, अच्छी फैकल्टीज नहीं है। तो ये दोनों फैक्टर को अपने ऊपर लागू करके सोच लो। इससे क्या है, सवाल में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज भी होकर आएगी, तो आप उसको क्या है, सहजता से कर लेंगे। अब ये एक आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये क्या है, चैप्टर दिया है, ये डायग्राम दिया है। इस डायग्राम को आप समझ लीजिए कि करंट पॉपुलेशन का जो एक कितने समय में डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन हुई है, कितने तरीके से बढ़ रही है, और मिलियन पॉपुलेशन कितने टाइम में, ए बिलियन पॉपुलेशन कितने टाइम में बढ़ी है। तो हम देख रहे हैं 1830 से 1930 में 1 बिलियन से 2 बिलियन हुई थी, यानी यहाँ पे 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ने में 100 साल लग गए थे। और अब उसके बाद 1930 से 1960 में हो गई 3 बिलियन, यानी 30 ईयर में हो गई, फिर 15 ईयर में। तो लगभग साल क्या हैं, आधे होते चले जा रहे हैं। और अब पिछले 2 बार से 5 से 6 मिलियन ऐसे होने में क्या है, लगभग 12-12 साल लगे हैं। तो इससे एक संकेत मिल रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन अब थोड़ी थोड़ी क्या है, कंट्रोल दोबारा से हो रही है। हमने देखे थे कि बहुत सारी सम्मेलन, बहुत सारी सेमिनार हो रही है पूरे दुनिया में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और इन चीजों की क्या है, बात की जा रही है। इसी वजह से क्या है, पॉपुलेशन थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ दिख रही है, लेकिन अब भी ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, मतलब चिंता का विषय अब भी है। और अब वो ग्राफ है वो क्या हमें प्रोवाइड करवाता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अलार्मिंग रेट, बहुत तेजी से बढ़ रही है। कब से? 18वीं सेंचुरी के बाद से। 18वीं सेंचुरी में क्या चीज हुई थी स्पेशल भाई, जो ऐसी बढ़ जा रही है? भाई 18वीं सेंचुरी जो थी ना, उसमें क्या है, साइंटिफिक रिवोल्यूशंस हो गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन चीजों में क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, इंडस्ट्री में, हर चीज में रिवोल्यूशन हुआ था। उससे क्या हो गया, मास प्रोडक्शन होने लगा हर चीज का, जीवन लाइफ सपोर्टिंग टूल्स बन गए, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, हेल्थ की चीजें आ गई। तो लोग क्या है, मरने कम लग गए, लेकिन लोगों ने पैदा करना बंद नहीं किया, बल्कि उसी दर से, उससे ज्यादा दर से करते रहे। तो क्या है, एकदम से इसे बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट की समस्या। जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो इसे जनसंख्या विस्फोट बोला जाता है। तो ये चीजें हो गई। इसके रीजंस भी मैंने आप यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और ये सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? इंक्रीजिंग इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई एक आदमी रहे एक चीज रहे, 50 आदमी रहे एक चीज रहे, एक कहेगा मैं 5 दूंगा, वो कहेगा मैं इसके लिए 10 दूंगा, यानी जीवन जीना महंगा हो जाएगा। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो क्या है, गिर जाएगा। अगर इस तरीके से पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती रहेगी, तो क्या है, वो धीरे धीरे लिविंग स्टैंडर्ड घट जाएगा, लोगों की चीजें कम रहेगी उनके पास। मोर्टिलिटी रेट है वो क्या है, डिक्रीज हुई है। उससे क्या हुई है, ये चीजें बढ़ गई हैं। और ये सारी चीजें क्या है, आपके सामने हैं, इस तरीके से चीजें हो गई हैं। और इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि देखो भाई, थोड़ी सी पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती रहनी भी जरूरी है, ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ऑप्टिमम ह्यूमन रिसोर्स जो एक इकोनॉमी को चलाने के लिए चाहिए, वो मिलता रहे। इसके लिए एक निश्चित रेट से जनसंख्या बढ़ता रहना जरूरी है।
वरना क्या है, इकोनॉमी और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर पर्याप्त ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेंगे तो। लेकिन जैसे ये ज्यादा चला जाता है तो ये क्या है सॉरी जैसे ये ज्यादा चला जाता है तो ये प्रॉब्लम बन जाता है। क्यों? नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ये प्रेशर डालता है, नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर डालते ही नेचुरल हैजार्ड्स, डिजास्टर की संभावना बढ़ जाती है। मैन मेड जो डिजास्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इससे फिर क्या है, लाइफ का, इन चीज का, हर चीज का क्या है, लॉस होता है और रेट बढ़ जाती है, भुखमरी आ जाती है, सोशल इनइक्वलिटी बढ़ जाती है, गरीबी आ जाती है। ये सारी चीजें क्या है, ये फैक्टर्स हैं। ये आपको एक एक फैक्टर के ऊपर फोकस करना है और इनको क्या है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। पूछ लेगा क्या प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, पॉवर्टी, बेसिक इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आपको कहना बिल्कुल हो सकता है। ये पूछ सकता है या नहीं होगा, ऐसे बना के सवाल आपसे दे सकता है। तो जो संभावित सवाल बन सकते हैं वो मैंने, ये जो आप आगे एरो देख रहे हैं आपके सिलेबस में यहाँ तक की चीज है एनसीईआरटी में, आगे जो संभावित है, जो एक कंसेप्ट आपसे समझ के आधार पे पूछ सकता है, तो ये चीजें आपसे पूछ सकता है। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होती है कि जनसंख्या एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जब जाती है तो उसी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। अगर दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर पहले क्या था कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या थी, कम थी। लोग क्या थे, एनवायरनमेंट के साथ, डिटर्मिनिज्म से भी पहले का टाइम है ये, जब आदमी क्या है हंटिंग गैदरिंग करता था। तो उसमें क्या था, लोग बच्चे पैदा खूब ज्यादा करते थे क्योंकि जितने ज्यादा परिवार में सदस्य रहेंगे उतने ज्यादा उनको देखा जाता था मस्कुलर पावर के रूप में। भाई हंटिंग गैदरिंग करने गए तो जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ज्यादा हंटिंग करके लेके आएंगे। फिर अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ज्यादा लोगों की जरूरत थी। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जितने लोग पैदा होते थे कम से कम उतने ही या उससे ज्यादा लोग मर जाते थे क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज्यादा हो जाती थी। कोई मतलब अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती थी, आदमी डिजास्टर में मर गया या जंगल में गया, किसी और जानवर ने मार दिया, इस तरीके से मरते बहुत थे। तो क्या है, पॉपुलेशन उस टाइम पे लगभग लंबे समय तक बराबर या घटती बढ़ती चलती रही, बहुत कम। लेकिन जैसे हमने देखा था 18वीं शताब्दी वाला टाइम आया, इसमें क्या आया, फैसिलिटीज बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, डेथ के जो रीजंस थे उन पे, हेल्थ के जो डिग्रेडेशन के रीजन थे उन पे हमने काम किया, बेटर हेल्थ कंडीशंस आ गई। इससे क्या आया, पॉपुलेशन के अंदर एक बार दोबारा से क्या आया, मतलब एकदम से ब्रस्ट आ गया, बूम आ गया। और जो थर्ड कंडीशन जिसके अंदर हम जाते हैं, थर्ड कंडीशन में क्या है, बेटर कंडीशंस है, सारी चीजें, लिटरेसी वेटरेसी सब चीजें अच्छी है। लेकिन अब क्या हो गया है, जनसंख्या की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग एजुकेशन की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, इन सब चीजों की वजह से क्या है, लोग क्या है अपनी पॉपुलेशन के कंट्रोल के बारे में सोचने लगे हैं, उसकी समस्याओं के बारे में सोचने लगे हैं। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात होने लग गई है। तो अब धीरे धीरे दुनिया में क्या है, दोबारा से पॉपुलेशन के अंदर एक जो अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो पहले धीरे धीरे ऐसे चल रहा था, फिर एकदम से ऐसे बढ़ा और अब धीरे धीरे क्या है, ढलान की तरफ है। तो ये 3 स्टेजेस हैं और इसमें मॉडल चलते हैं, उसको बोला जाता है कि भाई इसमें अब 5 स्टेजेस हो गई है। तो ये फर्दर है आपके सिलेबस में, आपके उसके हिसाब से इतना ही आपके आएगा। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस स्लाइड के अतिरिक्त जो मटेरियल हम आपको हमारी ऐप के ऊपर उपलब्ध करवाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, समय पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर की अगर बात की जाए तो भैया हमने पहले ही शुरू में बात की थी आपसे, ऐसे ही नॉर्मली देखो नाम आ गया है आपके सामने, माल्थस साहब। माल्थस साहब ने क्या कह दिया था कि भैया दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेजी से क्या है, रिसोर्स नहीं बढ़ रहे हैं। और यही चीजें चलती रही तो क्या हो गया, एक लंबे समय बाद क्या होगा कि खाद्य सप्लाई है वो रुक जाएगी, क्योंकि रिसोर्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, ज्योमितीय गति से, याद रखना किससे, ज्योमितीय गति से। और पॉपुलेशन सॉरी वो रिसोर्स किस गति से बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं मैथमेटिकल गति से, 1 2 3 4, और वो 2 4 16 ऐसे। तो कह रहा है कि इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और इकोनॉमी जो एनवायरमेंट है वो कोलैप्स करेगा। उससे क्या है, फैमाइन, डिजास्टर, वार आएगी। इससे क्या है, पॉपुलेशन क्या है, गिरेगी। लेकिन कह रहा है कि उसके अलावा हमें प्रिवेंटिव चेक्स अपनाने चाहिए, यानी परिवार नियोजन के साधन और इन चीजों के ऊपर क्या हमको जाना चाहिए। ये उन्होंने क्या कहा था, जनसंख्या को रोकने के मानवीय जो कारण थे उनके ऊपर बात की थी और इसी के ऊपर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना था, अगर पूछे तो पॉपुलेशन में फैमाइन, डिजीज और वार को उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। लेकिन
वर्तमान के संदर्भ में देखें, ये आलोचना के तौर पे इनकी की जाती है मालथस साहब की कि हमें इस चीज़ पे बल देना चाहिए। ये पूरा जो सिलेबस है आपका, पूरे सिलेबस को मैंने एक जगह पे क्या कर दिया है, समरी बना दी है आपकी, कि पूरे सिलेबस को आप देख सकते हो कि वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है उसके फैक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर हैं, मिनरल, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्योग्राफिकल के अवेलेबल वाटर, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सोयल, कल्चरल के रिलीजियस और कल्चरल जो वैल्यूज होती है वो चीज़, पॉपुलेशन ग्रोथ में इंडिकेटर्स, कंपोनेंट्स दोनों देख लिए। इंडिकेटर्स क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ ए प्लेस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ए प्लेस, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। इधर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो डेथ, बर्थ और माइग्रेशन हमने देखा था कि जब रियल अगर अपने को पॉपुलेशन ग्रोथ निकालनी है तो हमें डेथ, बर्थ और नेचुरल तो क्या हो जाएगी, सिर्फ डेथ और बर्थ की बात करेगा जब, लेकिन रियल कब आएगी, जब डेथ बर्थ के साथ माइग्रेशन को भी देखा जाएगा। माइग्रेशन में दो चीज होती है, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर। पुल फैक्टर कौन होते हैं कि साथी हाथ बढ़ाने वाले कि भैया आओ आओ आओ, और पुश फैक्टर कौन होते हैं कि तू निकल जा, मेरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाता, मतलब जो आपको भी पसंद नहीं है और जिसको आप पसंद नहीं हो, यानी गरीबी, भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी जो कारण हैं, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो सब इसमें आ जाएंगे, पुल फैक्टर में आ जाएंगे। जो भी अच्छी चीजें हैं, कहीं पे एजुकेशन है, कहीं पे और पॉसिबिलिटीज है, एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज है, अच्छा एनवायरमेंट है, वाटर है, फूड है, ये सब चीजें हैं, वो क्या है, पुल फैक्टर होती है। ये आपने इसके अंदर समझा। थ्योरी जिसको लेके चलती है, ये 3 स्टेज की थ्योरी चलती है। एक में शुरू में क्या था कि पॉपुलेशन बढ़ भी रही थी लेकिन लोग मर भी रहे थे, तो क्या है, बैलेंस सा बना हुआ था। लेकिन एकदम से क्या हुआ, सेकंड स्टेज में हेल्थ और ये कंडीशन बढ़ गई तो पॉपुलेशन के अंदर एक बूम देखने को मिला। लेकिन अब क्या है, दोबारा से हम क्या है, समझदार हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन के ऊपर क्या है, कंट्रोल लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे भाई पॉपुलेशन को रोकने की बात की जाए, तो पॉपुलेशन को रोकने के अगर मेजर्स की बात की जाए तो आपके पीछे लाइनों में बीच बीच में दे रखे हैं, उनको अंडरलाइन कर लेना। उनमें क्या लिखा हुआ है, उनमें लिखा हुआ है कि लोगों को साक्षर किया जाना चाहिए। लोगों को साक्षर किया जाएगा तो क्या रहेगा, वो अपने अच्छे बुरे उनके बारे में समझेंगे, लोगों को अवेयरनेस किया जाना चाहिए। और जो परिवार नियोजन के साधन है उनको क्या है, उनकी समझ बढ़ानी चाहिए और वो लोगों को सस्ते और सुलभ होने चाहिए। ये नहीं कि वो भाई वो परिवार नियोजन की चीज को लेने के लिए भटकता घूम रहा है, उसको मिल नहीं रही चीजें, अगर वो समय पे भी नहीं मिली तो आपको पता है उसका परिणाम बच्चा ही होने वाला है। तो वो समय पे और सही जगह पे उपलब्ध होनी चाहिए परिवार नियोजन की चीजें, उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। और कहते हैं कि जब डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, लोगों के अंदर एक अलग तरीके की समझ आती है। गरीबी अगर रहती है तो क्या है, पॉपुलेशन को बढ़ाती है। तो डेवलपमेंट अगर होगा तो उससे भी क्या है, पॉपुलेशन के ऊपर क्या है, कंट्रोल लगेगा। सरकार की नीति बनाए के, और जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। किस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे सरकार ने नीति बनाई हम दो हमारे दो, और जो इस नीति का पालन करता है उसको गवर्नमेंट जॉब्स में, उन चीजों में क्या है, लाभ मिलना चाहिए। इससे क्या है, जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लगेगा। इसे आपको प्रैक्टिकली सोचना है और आप भी अपने तरीके से सोच सकते हो कि इसके ऊपर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये आज अपना लेक्चर था, जो इसमें हमने सारी बात की किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डेंसिटी के बारे में, इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, और जो इसके एस्पेक्ट्स हैं जैसे माइग्रेशन हो गया, पुल पुश फैक्टर हो गया, इसके बारे में हमने बात की है। तो मैं आपको फिर एक बात बता दे रहा हूं कि आपको करना क्या है, अपनी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, बॉक्सेज को बिल्कुल नहीं छोड़ना, और मैप को पढ़ते समय आपको खुद अपनी तरफ से चीजों को एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के देखना है। और जो इस तरीके की चीजें दे रखी है ना एनसीईआरटी में, आप देखोगे कई जगह दे रखी है कि दुनिया में ये भी जाने, क्या आप जानते हैं, और उसमें 3-4 चीजें लिखी हुई है। वो 3-4 चीजें सीधी आपके एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस बनने वाली हैं। उन चीजों को आप छोड़े नहीं, उन चीजों को आपको याद करना है, उन चीजों को आपको समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर इस बारे में लिख सकते हैं, और उसके बारे में आपको क्या है, हम एक और वीडियो भी बनाना पड़ा तो हम उस पर बना के आपको उसको डिटेल में समझाएंगे। तो मोटिवेट रहिए, बने रहिए चीजें। और आपको एक बार फिर समझा दे रहा हूं कि सहजता से चीजें करें, क्योंकि किसी ने कहा है कि गर्ज बरस प्यासी जमी को पानी दे मोला, चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़धानी दे मोला, 2 और 2 का योग हमेशा 4 नहीं होता, इन समझदारों को थोड़ी नादानी दे मोला। उसके पीछे की बात यही है कि बहुत ज्यादा हमको उत्साहित या बहुत ज्यादा से हमें हसल बसल में नहीं आना है, सहजता बनाए रखनी है, पैशन और पैशंस, और सक्सेस मिलेगी आपको। मैं इसके लिए आपको आश्वस्त कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर आपके लिए काम कर रहा हूं। तो विश्वास बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।